अगर आपने पिछले कुछ साल पायथन, जावास्क्रिप्ट या रूबी में एल्गोरिदम्स प्रोटोटाइप करने में बिताए हैं, तो आपका स्वागत है। आप एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां आपके पास आपका हाथ थामने के लिए कोई हाई लेवल रन टाइम नहीं होगा। जब आप पायथन में नंबर्स इक्वल ब्रैकेट 1 2 3 ब्रैकेट लिखते हैं, तो आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा मैजिक होता है। आपको मेमोरी एलोकेशन, पेलोड अलाइनमेंट, बाइट विड्थ्स या हार्डवेयर बाउंड्रीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस टाइप करते हैं, रन करते हैं और रिजल्ट्स को सामने आते हुए देखते हैं। लेकिन जब आपका गोल रियल टाइम परफॉर्मेंस होता है, चाहे वह सब मिलीसेकंड एल्गोरिदमिक प्रोसेसिंग के लिए हो, फ्रीक्वेंसी बैकएंड ऑपरेशंस के लिए हो या जीपीयू कर्नल्स लिखने के लिए, तो वह फ्रेंडली एब्स्ट्रैक्शन एक मेजर परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाता है। इस चैप्टर में हम आपकी मसल मेमोरी को रिवायर करने जा रहे हैं। हम हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स पर से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे लो लेवल सी प्लस प्लस प्रिमिटिव्स सीधे मॉडर्न सीपीयू हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब तक आप इस सेक्शन को खत्म करेंगे, तब तक आप सिर्फ कोड ही नहीं देखेंगे, बल्कि आपको फिजिकल मेमोरी, एड्रेसेस, कैश लाइंस और हार्डवेयर क्लॉक साइकिल्स भी दिखाई देंगे। सेक्शन ब्रेक। द हाई लेवल इल्यूजन। पायथन वास्तव में क्या कर रहा है? सी प्लस प्लस इतना फास्ट क्यों है? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेज में हिडन परफॉर्मेंस कॉस्ट्स क्यों आती हैं। मान लीजिए कि आप पायथन में कोड की ये लाइन लिखते हैं। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक एम्प्टी लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करना है और उसमें एक सिंगल इंटीजर को कैसे अपेंड करना है। यह काफी इनोसेंट लगता है। ऐसा फील होता है जैसे आपने मेमोरी में एक क्लीन एरे के अंदर बस एक इंटीजर पुश किया है। लेकिन आइए देखते हैं कि पायथन इंटरप्रेटर यानी सी पायथन वास्तव में क्या करता है जब वह इन टू लाइन्स को एग्जीक्यूट करता है। हीप पर ऑब्जेक्ट एलोकेशन। पाइथन इंटीजर्स रॉ 32 बिट वैल्यूज नहीं होते हैं, वे फुल फ्लेज्ड हीप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी पाई ऑब्जेक्ट। नंबर 42 को स्टोर करने के लिए पाइथन हीप पर एक स्ट्रक्चर एलोकेट करता है जिसमें यह सब होता है। गार्बेज कलेक्शन को ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस काउंट ओबी रेफ काउंट जो 64 बिट सिस्टम्स पर 8 बाइट्स का होता है। इंटीजर टाइप मेटाडेटा को पॉइंट करने वाला एक टाइप पॉइंटर ओबी टाइप जो 8 बाइट्स का होता है। एक्चुअल इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेरिएबल लेंथ डिजिट एरे जो 8 प्लस बाइट्स का होता है। लिस्ट रैपर ओवरहेड। डेटा वेरिएबल एक पाई लिस्ट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में इसका अपना रेफरेंस काउंट एक टाइप पॉइंटर, एक कैपेसिटी काउंटर, एक एलिमेंट काउंट और पॉइंटर्स के एक इंटरनल एरे का पॉइंटर होता है। पॉइंटर इन डायरेक्शन। इंटरनल एरे 42 वैल्यू को होल्ड नहीं करता है। ये डायनेमिक हीप मेमोरी में कहीं और 42 के लिए बने पाई ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाले एक पॉइंटर को होल्ड करता है। चलिए विजुअलाइज करते हैं कि पाइथन 3 इंटीजर्स ब्रैकेट में 10 20 30 की एक लिस्ट को कैसे स्टोर करता है। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड पाइथन लिस्ट के इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसमें 3 इंटीजर वैल्यूज हैं। यह दिखाता है कि कैसे मेन लिस्ट ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स के एक इंटरनल एरे को रेफरेंस करता है जो फिर मेमोरी में कहीं और स्टोर किए गए इंडिविजुअल इंटीजर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं। इनमें से हर इंटीजर ऑब्जेक्ट में उसका अपना रेफरेंस काउंट, टाइप डेजिग्नेशन और रो वैल्यू होती है। नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। 3 इंटीजर्स की एक सिंपल लिस्ट 3 नंबर्स का कोई कॉन्टिगुअस ब्लॉक नहीं है। यह एक हीप एलोकेटेड रैपर है जो पॉइंटर्स के एक हीप एलोकेटेड एरे को पॉइंट करता है जो आपके सिस्टम की रैम में रैंडमली बिखरे हुए 3 सेपरेट हीप एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं। हर बार जब आप पाइथन में किसी एलिमेंट को रीड करते हैं तो आपके सीपीयू को यह करना पड़ता है। 1 एरे को खोजने के लिए लिस्ट पॉइंटर को डीरेफरेंस करना। 2 एलिमेंट पॉइंटर प्राप्त करने के लिए एरे में इंडेक्स करना। 3 पाई ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए उस एलिमेंट पॉइंटर को डीरेफरेंस करना। 4 ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए टाइप पॉइंटर को रीड करना। 5 रॉ न्यूमेरिकल वैल्यू पेलोड को एक्सट्रैक्ट करना। इस स्टेप बाय स्टेप लुकअप प्रोसेस को पॉइंटर चेसिंग कहा जाता है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट सीपीयू कैशे मिसेस होते हैं जिससे एग्जीक्यूशन यूनिट को पॉज होना पड़ता है और मेन सिस्टम रैम से डेटा आने के लिए हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स तक वेट करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। C++ मेंटल मॉडल। रॉ वैल्यू सेमेंटिक्स। C++ इस सारे रन टाइम ओवरहेड को हटा देता है। बाय डिफॉल्ट आपके वेरिएबल्स में कोई रेफरेंस काउंट्स बिल्ट इन नहीं होते हैं, कोई हिडन टाइप मेटाडेटा नहीं होता है और जब तक आप एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट न करें तब तक जीरो पॉइंटर चेसिंग होती है। जब आप C++ में एक फंडामेंटल प्रिमिटिव डिक्लेयर करते हैं, यह स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड 32 बिट साइंड इंटीजर वेरिएबल को 42 की वैल्यू पर इनिशियलाइज करता है। कंपाइलर एक रैपर एलोकेट नहीं करता है, यह हीप को टच नहीं करता है,
यह सिंपली सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टैक फ्रेम पर डायरेक्टली 4 बाइट्स 32 बिट्स रिजर्व करता है या इसे डायरेक्टली एक प्रोसेसर रजिस्टर से मैप करता है। यह डायग्राम स्टैक मेमोरी लेआउट को दिखाता है, ये दर्शाते हुए कि कैसे एक 32 बिट इंटीजर को एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस पर रॉ बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब सीपीयू को काउंट में 1 ऐड करने की जरूरत होती है तो ये डायरेक्टली उन 4 बाइट्स पर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। रन टाइम पर कोई टाइप चेकिंग नहीं होती है। कंपाइलर द्वारा कंपाइल टाइम पर टाइप को पूरी तरह से वैलिडेट कर दिया गया था। एक्सप्लिसिट विड्थ प्रिमिटिव्स वर्सेस जेनेरिक टाइप्स लो लेवल एल्गोरिदम बिल्ड करते समय स्टैंडर्ड इंट या लॉन्ग जैसे प्रिमिटिव एलियासेस पर रिलाई करना कभी कभी इम्प्रिसाइज हो सकता है। हिस्टोरिकली स्टैंडर्ड C++ प्रिमिटिव्स के लिए मिनिमल साइज की गारंटी देता है, लेकिन एग्जैक्ट बाइट विड्थ्स आपकी टारगेट आर्किटेक्चर 32 बिट वर्सेस 64 बिट ओएस टूल चेन्स या प्लेटफॉर्म एपीआई पर डिपेंड करते हुए वेरी कर सकती हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 2.1 में डिस्कस किया था, प्रोडक्शन C++ सिस्टम्स कोड CSTD इंट से फिक्स्ड विड्थ प्रिमिटिव्स पर रिलाई करता है। यहां बताया गया है कि कैसे हाई लेवल डायनेमिकली टाइप्ड प्रिमिटिव्स एक्सप्लिसिट C++ फिक्स्ड विड्थ टाइप्स में मैप होते हैं। यह टेबल डायनेमिक हाई लेवल टाइप्स को उनके C++ फिक्स्ड विड्थ प्रिमिटिव्स से मैप करती है और उनके बाइट विड्थ्स और हार्डवेयर मेमोरी लेआउट्स की डिटेल्स देती है। पहले आर्बिट्रेरी प्रिसीजन वाला एक डायनेमिक इंटीजर STD int 32T से मैप होता है जो 4 बाइट्स का होता है और इसे एक साइंड 32 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर की तरह ले आउट किया जाता है। एक लार्ज रेंज वाला डायनेमिक इंटीजर STD int 64T से मैप होता है जो 8 बाइट्स यूज करता है और इसे एक साइंड 64 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अनसाइंड इंडेक्स की तरह यूज होने वाला एक डायनेमिक इंटीजर STD साइज T से मैप होता है जो 64 बिट सिस्टम्स पर 8 बाइट्स यूटिलाइज करता है ताकि प्लेटफॉर्म एड्रेस स्पेस को एक अनसाइंड इंटीजर की तरह मैच किया जा सके। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के लिए एक स्टैंडर्ड फ्लोट 4 बाइट्स के C++ फ्लोट से मैप होता है जिसे एक IE754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एक फ्लोट या रियल टाइप 8 बाइट्स के डबल से मैप होता है जिसे एक IE754 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट में एक बुलियन C++ बूल से मैप होता है जो 1 बाइट लेता है और इसे एक बुलियन बाइट की तरह ले आउट किया जाता है जहां हेक्स 0x00 फॉल्स के इक्वल होता है और हेक्स 0x01 ट्रू के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक कंटिगुअस एरे मेमोरी लेआउट स्टैक वर्सेस हीप। अब आइए कंपेयर करते हैं कि कैसे हाई लेवल डायनेमिकली साइज्ड एरेज लो लेवल C++ कंटिगुअस एरेज से डिफर करते हैं। C++ में एरे स्टोरेज 2 प्राइमरी फॉर्म्स में आता है, फिक्स्ड साइज स्टैक एरेज STD एरे ऑफ T, N या रॉ एरेज T, ARR ऑफ N, डायनेमिक हीप वेक्टर्स STD वेक्टर ऑफ T। आइए एग्जामिन करते हैं कि मेमोरी में क्या होता है जब हम C++ में 332 बिट इंटीजर्स स्टोर करते हैं। सिनेरियो 1 फिक्स्ड साइज स्टैक एरे। यह फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैक पर डायरेक्टली 332 इंटीजर्स का एक फिक्स्ड साइज एरे एलोकेट किया जाए जो मेमोरी के 12 कंटिगुअस बाइट्स को कंज्यूम करता है। स्टैक पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे 3 इंटीजर वैल्यूज की एक लिस्ट स्टैक मेमोरी में सीक्वेंशियली स्टोर होती है। यह हर लॉजिकल एलिमेंट को उसकी डेसिमल वैल्यू, उसके हेक्साडेसिमल बाइट रिप्रेजेंटेशन और उसके रिलेटिव मेमोरी एड्रेस ऑफसेट से मैप करता है, जिससे यह पता चलता है कि सीक्वेंस के हर अगले एलिमेंट के लिए मेमोरी एड्रेसेस 4 बाइट्स से कैसे बढ़ते हैं। नोटिस कीजिए कि यह लेआउट कितना क्लीन है। टोटल साइज एग्जैक्टली 12 बाइट्स, 3 टाइम्स 4 बाइट्स। इन डायरेक्शन लेवल डीरेफरेंस करने के लिए 0 पॉइंटर्स। लोकेलिटी एलिमेंट डेटा 1 एग्जैक्टली 4 बाइट्स राइट में रहता है डेटा 0 के। सिनेरियो 2 डायनेमिक हीप वेक्टर स्टैंडर्ड वेक्टर। क्या हो अगर हमें कंपाइल टाइम पर एरे साइज न पता हो? हम स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ T का यूज करते हैं। जैसा कि चैप्टर 5.1 में डिटेल में बताया गया है, एक स्टैंडर्ड वेक्टर में एक टाइनी फिक्स्ड साइज स्टैक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 रॉ पॉइंटर्स होते हैं। डेटा पॉइंटर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के स्टार्ट का पॉइंटर, साइज पॉइंटर, करंट लॉजिकल एलिमेंट बाउंड्री का पॉइंटर, कैपेसिटी पॉइंटर, रिजर्व्ड मेमोरी ब्लॉक के एंड का पॉइंटर। ये C++ फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डायनेमिक डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। यह स्टैंडर्ड वेक्टर लाइब्रेरी का यूज करके 3 इंटीजर्स के एक सीक्वेंस को इनिशियलाइज करता है ताकि यह दिखाया जा सके कि वेक्टर मेटाडेटा स्टैक पर एलोकेट होता है जबकि एक्चुअल एलिमेंट्स हीप मेमोरी में कॉन्टिगुअसली स्टोर होते हैं।
स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड इंट 32T के लिए मेमोरी लेआउट। यह डायग्राम एक डायनेमिक वेक्टर या एरे के मेमोरी लेआउट को दिखाता है। यह स्टैक पर रहने वाले एक कंट्रोल ब्लॉक को दिखाता है जो लोकेशन, साइज और टोटल कैपेसिटी जैसी मेटाडाटा को स्टोर करता है, और इसमें एक पॉइंटर होता है जो हीप मेमोरी में सीक्वेंशियली स्टोर्ड एक्चुअल एलिमेंट्स को रेफरेंस करता है। इसे हमारे पहले वाले पायथन लिस्ट डायग्राम से कंपेयर कीजिए। भले ही स्टैंडर्ड वेक्टर डायनेमिक हीप मेमोरी का यूज करता है, पेलोड एलिमेंट्स खुद 10, 20, 30 कॉन्टिगुअस मेमोरी में साइड बाय साइड पैक्ड होते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रैप करने वाली कोई पॉइंटर लेयर्स नहीं होती हैं। सेक्शन ब्रेक। कॉन्टिगुअस मेमोरी क्यों मैटर करती है? हार्डवेयर कैशे प्रीफेचिंग। इस लेआउट डिफरेंस को समझना सिर्फ सिंटैक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सिस्टम मेमोरी हार्डवेयर कैसे फंक्शन करता है। मॉडर्न सीपीयूज डेटा को मेन सिस्टम रैम की तुलना में बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं। इस स्पीड गैप को पाटने के लिए हार्डवेयर डिजाइनर्स ने हाई स्पीड ऑनबोर्ड मेमोरी कैशे की एक हायरार्की बनाई, L1, L2 और L3 कैशे। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की को दिखाता है जो एक्सेस स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। ये सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर सबसे फास्ट और सबसे छोटे स्टोरेज से फ्लो को ट्रेस करता है, जो नीचे L1, L2 और L3 कैशेज से होते हुए फाइनली बड़े लेकिन स्लोअर मेन सिस्टम रैम तक जाता है। जब आपका सीपीयू सिस्टम रैम से एक सिंगल बाइट रीड करता है, तो यह सिर्फ उस सिंगल बाइट को ही फेच नहीं करता है, यह एक पूरी कैशे लाइन फेच करता है, टिपिकली 64 कॉन्टिगुअस बाइट्स ऑफ डेटा, और इसे L1 कैशे में लोड करता है। द कैशे लाइन एडवांटेज इन एक्शन। आइए इवेल्युएट करें कि क्या होता है जब आप 16 इंटीजर्स std:32_t का एक एरे प्रोसेस करते हैं। C++ में 4 बाइट्स ईच के 16 इंटीजर्स 64 बाइट्स के बराबर होते हैं। पूरा एरे एक सिंगल सीपीयू कैश लाइन के अंदर फिट हो जाता है। जब आपका कोड एलिमेंट डेटा 0 को रीड करता है, तो हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर ऑटोमेटिकली 16 एलिमेंट एरे को L1 कैश में ले आता है। इसके बाद डेटा 1 से लेकर डेटा 15 तक के रीड्स L1 कैश हिट्स को ट्रिगर करते हैं, जो सब नैनोसेकंड टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। अब सोचिए कि एक पॉइंटर हैवी डायनेमिकली टाइप्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है। एलिमेंट 0 हीप एड्रेस हेक्स 00A400 पर रहता है। एलिमेंट 1 हीप एड्रेस हेक्स 0F1220 पर रहता है। एलिमेंट 2 हीप एड्रेस हेक्स 0113B0 पर रहता है। कलेक्शन के थ्रू इटरेट करने से सीपीयू को लगातार कैश लाइंस को क्लियर और रीलोड करना पड़ता है, जिससे कैश मिसेज होते हैं, और मेन सिस्टम रैम का वेट करते समय प्रोसेसर स्टॉल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कोड वॉक थ्रू। हाई लेवल लॉजिक को लो लेवल C++ में ट्रांसफॉर्म करना। चलिए एक टिपिकल एल्गोरिदम प्रॉब्लम को पायथन से हाई परफॉर्मेंस इडियोमैटिक C++ में कन्वर्ट करके इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी काउंटर। न्यूमेरिक इवेंट्स का एक सीक्वेंस दिए जाने पर हर आईडी जो 0 से 9 के बीच है, उसके अकरेंस को काउंट करें और प्रोसेस्ड वैलिड इवेंट्स का टोटल काउंट रिटर्न करें। द पायथन अप्रोच। यह स्क्रिप्ट एक फंक्शन डिफाइन करती है जो इवेंट्स के सीक्वेंस को लेता है, डिक्शनरी का यूजर करके हर यूनिक इवेंट के अकरेंसिस को काउंट करता है, और फिर सभी इंडिविजुअल काउंट्स को सम अप करके प्रोसेस किए गए टोटल इवेंट्स को कैलकुलेट करता है। यह नंबर्स की एक सैंपल लिस्ट के साथ इस लॉजिक को डिमॉन्स्ट्रेट करके और फाइनल काउंट को प्रिंट करके कंक्लूड करता है। अंडर द हुड यह स्लो क्यों है? यह डायनेमिक डिक्शनरी बकेट स्ट्रक्चर्स एलोकेट करता है। हर इंटीजर एलिमेंट के लिए डायनेमिक ऑब्जेक्ट हैशेज कंप्यूट करता है कि वैल्यू लुकअप ऑपरेशंस पर रेफरेंस काउंट्स अपडेट करता है। C++ प्रोडक्शन अप्रोच। स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप जैसे डायनेमिक हैश मैप का यूज करने के बजाय हम एक 0 एलोकेशन स्टैक एलोकेटेड प्रिमिटिव एरे का यूज करके 0 से 9 के नॉन फिक्स्ड डोमेन साइज का फायदा उठा सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एफिशिएंसी के लिए स्टैक पर एक फिक्स्ड साइज एरे का यूज करके एक लिस्ट से स्पेसिफिक इवेंट आइडेंटिफायर्स के ऑक्यूरेंसेस को काउंट किया जाए। यह इनपुट नंबर्स के थ्रू इटरेट करता है, वैलिड आइडेंटिफायर्स के लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर को इंक्रीमेंट करता है, और फिर रिजल्ट डिस्प्ले करने से पहले एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक्यूमुलेशन एल्गोरिदम का यूज करके टोटल काउंट्स को सम करता है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन एनालिसिस। चलिए इन दोनों इंप्लीमेंटेशंस के एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन एक डायनेमिक रनटाइम एनवायरनमेंट और नेटिव हार्डवेयर कंपाइलेशन के बीच एग्जीक्यूशन स्टेप्स के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। डायनेमिक पाइपलाइन को एक इवेंट फेच करने, ऑब्जेक्ट को हैश करने, हैश बकेट को लुकअप करने, डीरेफरेंसिंग और रेफरेंस काउंट्स को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है।
दूसरी तरफ नेटिव हार्डवेयर पाइपलाइन डायरेक्टली मेमोरी को इंडेक्स करके और रजिस्टर्स को इंक्रीमेंट करके इसे ऑप्टिमाइज करती है। जीरो हीप एलोकेशंस। स्टैंडर्ड यूइंट 32T10 का स्टैंडर्ड एरे पूरी तरह से फंक्शन के लोकल एग्जीक्यूशन स्टैक फ्रेम के अंदर रहता है। फंक्शन में एंटर और एग्जिट करने में जीरो सिस्टम कॉल्स लगते हैं। फिक्स्ड बिट विड्थ सेफ्टी। स्टैंडर्ड यूइंट 32T का यूज करने से ये पक्का होता है कि हमारे इंटीजर्स 0 से लेकर 4,294,967,295 की रेंज के अंदर कभी भी अनएक्सपेक्टेडली ओवरफ्लो न हो, जो सीधे सीपीयू रजिस्टर कैपेबिलिटीज से मैच करता है। लूप वेक्टराइजेशन। क्योंकि काउंट्स 40 बाइट्स का एक सिंपल कॉन्टिगुअस ब्लॉक है, इसलिए मॉडर्न C++ कंपाइलर्स जैसे GCC क्लैंग या ASVC ASIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा CPU रजिस्टर्स का यूज करके ऑपरेशंस को ऑटो वेक्टराइज कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। मेंटल चेकलिस्ट। पायथन से C++ में ट्रांजिशन करना। जब C++ में एल्गोरिदमिक चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हों या सिस्टम्स कंपोनेंट्स बिल्ड कर रहे हों, तो हाई लेवल स्क्रिप्टिंग हैबिट्स को ब्रेक करने में हेल्प के लिए इस डिज़ाइन चेकलिस्ट को हैंडी रखें। ये गाइड एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए 5 की स्ट्रेटेजीज आउटलाइन करती है। यह डेवलपर्स को एडवाइज करती है कि वे हीप के ऊपर स्टैक एलोकेशन को प्रायोरिटी दें, कैशे एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कंटिगुअस मेमोरी स्ट्रक्चर्स का यूज करें, एक्सप्लिसिट फिक्स्ड विड्थ डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी कॉपिंग को रोकने के लिए रीड ओनली डेटा को रेफरेंस से पास करें, और जब साइज लिमिट्स पहले से पता हों तो मेमोरी को प्री एलोकेट करें। सेक्शन ब्रेक। समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। हाई लेवल डायनेमिक स्क्रिप्टिंग से लो लेवल C++ में ट्रांजिशन करने के लिए आपको डेटा के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। एरेज और इंटीजर्स को एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स के रूप में देखने के बजाय अब आप उन्हें फिजिकल मेमोरी में एग्जैक्ट बाइट एलोकेशंस, लेआउट अलाइनमेंट्स और कैश लाइंस के रूप में देखते हैं। स्टैंडर्ड इंट 32T जैसे लो लेवल प्रिमिटिव्स, स्टैंडर्ड वेक्टर जैसे कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स और स्टैंडर्ड एरे जैसे स्टैक एलोकेटेड कंटेनर्स का यूज करके आप कंपाइलर और हार्डवेयर को वो सब कुछ देते हैं जो उन्हें आपके कोड को मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। अब जब हमने लो लेवल प्रिमिटिव्स और मेमोरी लेआउट्स के साथ आपकी फाउंडेशन को फिर से बिल्ड कर लिया है, तो हम हाई परफॉर्मेंस एल्गोरिदम्स लिखने के लिए इन कॉन्टिगुअस स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। अगले सेक्शन 13.2 एरे मैनिपुलेशन एंड टू पॉइंटर टेक्निक्स फॉर कैश ऑप्टिमाइजेशन में हम क्लासिक एरे मैनिपुलेशन एल्गोरिदम्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे 2 पॉइंटर डिजाइन पैटर्न्स स्पेशल लोकेलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हार्डवेयर कैशेज फुल स्पीड पर चलते रहें।